नरेंद्र मोदी ने जब से 9 जून 2024 से अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है, उससे वो फास्ट फॉरवर्ड अपना वर्किंग स्टाइल जो है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो वो पहुंच जाते हैं आंध्रा की राजधानी, जो नई राजधानी अमरावती, वहां पर वो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा के नए मुख्यमंत्री हैं उसकी शपथ विधि समारोह में पहुंचते हैं। वहां पर पवन कल्याण एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है आंध्र प्रदेश के शपथ लेते हैं, और चंद्रबाबू नायडू एज अ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के शपथ लेते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक जो है एमपी जो है, जो एमएलए है, जो चुन के आया हुआ है, वो भी मंत्री पद की शपथ लेता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उड़ीसा जाते हैं। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की खुद के बहुमत से जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ऐसा पहली बार हुआ है उड़ीसा में कि उन्होंने बीजेपी जनता दल को हरा के अपने विधायक जो है, लगभग 80 विधायक उनके चुन के आए हुए हैं। 80 विधायकों के बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मोहन मांझी जो हैं वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर जो प्रीवियस मुख्यमंत्री थे बीजू जनता दल के, नवीन पटनायक, ये भी मोहन मांझी की शपथ विधि कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और वहां पर सत्ता पक्ष और ऑपोजिशन का एक अच्छा गेस्चर दिखाई दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का कैसा रवैया होना चाहिए, एक दूसरे के बीच कैसा उनका समन्वय होना चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार स्थापन होती है। प्रेमा खंडू जो है वो तीसरी बार एज अ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में अपनी पोस्ट की अपने शपथ विधि लेते हैं और अपना कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल प्रेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश में चालू करते हैं। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने प्रीवियसली जो एक मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि एक डिसीजन लिया था कि नया जो आर्मी चीफ होगा उपेंद्र द्विवेदी, इनको नियुक्त किया जाएगा 30 जून से। जो एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ है मनोज पांडे, वो 30 जून को रिटायर्ड होने वाले। उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी जो है वो नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। उसके बाद अभी बहुत दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि तीसरा टर्म जो है अजीत दाभोल, जो करंटली एनएसए थे मोदी के दो कार्यकाल में, 2014 से लेके 2019 में भी दूसरा कार्यकाल उनको मिला था। 2023 में मोदी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कंटिन्यू करते हैं या कोई नया एनएसए नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इसमें सबकी निगाहें थी। मीडिया कर्मियों की और मीडिया पर्सन्स की जितनी थी वहां पर निगाहें थी। तो कल उसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। मोदी गवर्नमेंट ने सेम अजीत दाउल को जो है तीसरी बार एनएसए करके नियुक्त किया हुआ है। 1998 से एनएसए पोस्ट बनाई गई थी। ये सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग करते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर की आंख और कान कहे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो सीधा एनएसए से बात करके जो भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जितने भी क्राइसिस होते हैं या जितने भी इश्यूज, मुद्दे होते हैं उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और उसको हैंडल करते हैं। अजित डोवल के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी जो है पीके मिश्रा, इनको भी तीसरा कार्यकाल मिला हुआ है। मोदी, आप देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट के तीसरे कार्यकाल में लगभग जो सारे मिनिस्टर दूसरे कार्यकाल में थे उनको सेम एज रिपीट किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह हुए हों या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हो, खाली शिवराज चौहान जो है एक नया फेस कैबिनेट में आया हुआ है एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसके अलावा जितने भी हैं अपना परराष्ट्र मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर जय जयशंकर, ये भी रिपीट किए गए। तो मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा मोटा मोटा अपने तीसरे कार्यकाल में बदल किया हुआ नहीं। उन्होंने अपनी कैबिनेट वैसे ही रखी है, एक दो चेहरे छोड़कर। तो ताकि मोदी गवर्नमेंट जो है अपना कैबिनेट को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अब फुल मेजोरिटी में नहीं है, वो एनडीए के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट स्थापित की हुई है, गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो मोदी जी अपना ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें कुछ नए चेहरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई नहीं देते। वो सेम ही चेहरे को रिपीट कर रहे हैं ताकि उनका बेहतरीन तरीके से समन्वय बन सके, कोऑर्डिनेशन बन सके और बेटर रिजल्ट मोदी गवर्नमेंट जो है अपने तीसरे कार्यकाल में भी जनता को दे सके। तो ये जो अजित दोवल है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अजित दोवल जो है ये हैं 1968 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनके नाम पर बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज है। उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान और चाइना के इशू रिलेटेड। जब मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 370 हटाया था तो अजित दोवल के एक्सपीरियंस का खासा अनुभव का मोदी गवर्नमेंट ने यूज किया हुआ था और जम्मू कश्मीर में एक शांति बहाली के लिए, एक सिक्योरिटी थ्रेट जो था जम्मू कश्मीर में, उसको रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए अजित दोवल के एक्सपीरियंस का खासा उपयोग किया गया था। उसके अलावा इराक में जो नर्सेस किडनैप हुई थी, 50 से करीब नर्सेस जो 2014-16 के करीब जो इराक में किडनैप हो गई थी, तो उनको भी
रिटर्न सेफली घर लाने के जो काम किया गया था, जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें भी अजीत डोवल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके अलावा 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान में, उसमें और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक जो की गई थी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्रॉस करके पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा ये जो प्रोविंस है, ये जो स्टेट है, प्रांत है, इस पर बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी, जिसमें लगभग 300 आतंकवादी मारे गए थे। इसमें भी अजित दावल का जो एनएसए का जो था, एक बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ा रोल था। उसके अलावा चाइना रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश में, चाहे वो डोकलाम इश्यू हो या गलवान का 2020 का गलवान घाटी का क्लैशेस हो, उसमें भी अजित डोवल ने बहुत ही मोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया हुआ है, प्ले किया हुआ है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने शायद उनको अपना तीसरे कार्यकाल में, मोदी जी ने उनको एक्सटेंशन दिया है, उनको फिर से एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया हुआ है। तो अजित डोवल को प्रीवियस का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या उनको चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या चुनौतियां वाले आने वाली हैं, एक हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अजित डोवल को आप देख रहे हैं, प्रीवियस 4-5 दिन से जम्मू कश्मीर में 3-4 आतंकवादियों की ताजा टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। अब ये जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 आते हैं, उसके बाद ही अचानक एक जो सर्च देखते हैं, ये जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हुई देखते हैं, तो ये भी नया चैलेंज रहने वाला है नए एनएसए को। इसके अलावा पंजाब का खालिस्तान इशू जो है, रेडिकलाइजेशन जो चालू है, वो भी एनएसए को एक चैलेंज रहने वाला है। केरला में जो पीएफआई चालू है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो चैलेंज है। और बंगाल में जितने घुसपैठिए आ रहे हैं, बंगाल में भी एक सिक्योरिटी चैलेंज हो रहा है। ये डोमेस्टिक चैलेंज तो है ही एनएसए को। और नक्सलिज्म बढ़ता हुआ सेंट्रल इंडिया में, जो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, ये जो जंगल वाले जो फॉरेस्ट इलाके हैं, माउंटेन्स इलाके, यहाँ पर एक जो नक्सलिज्म बढ़ रहा है, मार्क्सिज्म बढ़ रहा है, वो तो चैलेंज रहने ही वाला है। इसके अलावा अजित डोवल को जो है पाकिस्तान का बढ़ता हुआ टेररिज्म सपोर्ट, पाकिस्तान आर्मी का और टेररिज्म का एक जो नेक्सस है, उसको कैसे क्रैक डाउन करना है, वो भी एक चैलेंज रहने वाला है। इसके अलावा अजित डोवल को जो है चाइना से, लद्दाख से लेते हैं उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर भी एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। चिकन नेक जो कहा जाता है, जो कॉरिडोर है, जो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस पर भी अजित डोवल को खासा अपनी पैनी नजर बनाए रखनी होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल फोरम में जो है, वो खालिस्तान का मुद्दा जो उठ रहा है, या फिर जो इस्लामिक नेशंस है, जो माइनॉरिटी के नाम पर इंडिया पर एक प्रेशर बनाने का ट्राई करते हैं, उस पर भी अजित डोवल को निपटना होगा। और रूस यूक्रेन वॉर जो चालू है, जिसमें करंटली इंडिया रूस से सस्ते दामों में ऑयल बाय कर रहा है, उसको शुद्ध कर को उसको फिर प्रोसेस करके जो यूरोप को बेच रहा है, उसमें भी इंडिया को खासा क्रिटिज्म यूरोप और अमेरिका से झेलना पड़ रहा है, गुस्सा झेलना पड़ रहा है। उसको भी एनएसए को जो है हैंडल करना होगा और एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा, ताकि इंडिया में स्टेबिलिटी बनी रहे और इंडिया में एफडीआई आता रहे, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करता रहे। अभी के लिए इतना ही एनालिसिस, फर्दर क्या डेवलपमेंट निकल के बाहर आती है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।